अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, आम इंतखाबात की तारीख का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया है। कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का मामला है और उस पर मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत हाईकोर्ट के फैसले तक मुलतवी कर दी है और चेयरमैन PTI को जेल में मिलने वाली सहूलियात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस पर हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने मनसब का ख्याल रखना चाहिए और आउट ऑफ द वे जाकर किसी की इतनी फेवर नहीं करनी चाहिए, ये बात सामने आई है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जहां मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, इंतखाबी बहरान है, उधर ही हम ये देख रहे हैं कि माशी हालात भी ख़राब होते चले जा रहे हैं। महंगाई का बम गिर चुका है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। वजूहात क्या हैं? पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ PJ सर आपकी तरफ। आपको क्या लगता है, कह दिया इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को टेक इट इजी एंड होल्ड योर हॉर्सेस? देखें, अब इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि अब लॉ डिपार्टमेंट इसको कैसे करेगा, कैसे इसको एनालाइज करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन 48(5) की जो बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिख दिया जिसमें कहा है कि ये जो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 217 वो अब इनैक्ट हो गया है, हम उस पर जा रहे हैं। अब पहले जो ये 48(5) था विद 58(2) अब वो ख़त्म हो गया है। अगर तो वो होता तो फिर प्रेसिडेंट वाज राइट इन आस्किंग कि हाँ जी अब वो ऑब्लाइज्ड हैं टू गेट ऑन विद द इलेक्शंस, उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। द क्वेश्चन है राइजेस कि क्या अब हम इन्हीं टेक्निकलिटीज़ पे आगे लगे रहेंगे कि सेक्शन वो कह रहा है, सेक्शन ये कह रहा है कि जो अभी आपने एक जिक्र कर दिया, अवाम तो रो रही है, जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल का, तो वो मर गया। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, आज ही अभी हम बता रहे थे हमारे प्रोग्राम से पहले, आपको पता होगा शायद, कि जिस आदमी का 6 लाख रुपया बिल है उसका 13 लाख रुपये बिल आ गया। ये कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में 6 लाख रुपये का बिल, 13 लाख रुपया, वो तो इंडस्ट्री बंद कर रहा है। वो कह रहा है मैं तो चला नहीं सकता। अब आप मुझे बताएं, हमारे बिजनेसमैन तो चले जाएंगे इस तरह। अब लोग हमारे बिजनेसमैन को क्या उस पर पड़ गए मुनीज़े, लोग कह रहे हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, वो कह रहे हैं हमारे तुमने बिल और टैक्सेस इतने कर दिए, हम कहाँ से आए। सो आप एक क्वैगमायर के अंदर हैं, हम यहाँ फंस गए हैं इलेक्शंस के अंदर। इलेक्शंस के अंदर हमने क्या करना है कि इमीडिएटली इसको डिसाइड करें, क्योंकि अगर आप इसको डिसाइड नहीं करेंगे आप बिल्कुल फंस जाएंगे। डिलिमिटेशन का एक मसला आ गया, सेंसस का फेरा वहाँ एक नया आपने ये छोड़ दिया। तो यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं हर प्रोग्राम के अंदर करता रहूँगा। इलेक्शन कमीशन का ये फेलियर है कि इसने अपना काम टाइम पे नहीं किया, और बिकॉज उन्होंने टाइम पे नहीं किया वो गवर्नमेंट भी रगड़ी जा रही है, अपोजिशन भी रगड़ी जा रही है, अवाम भी रगड़ी जा रही है। अगर आप यही पहले काम कर लेते तो आज मुझे ये टेक्निकलिटी आवाम के सामने, या ना मुझे, ना चौधरी साहब को, ना जावेद को, ना आपको करनी पड़ती कि हाँ जी ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल है। हमने तो आपको सीधी बात बतानी है, इलेक्शन कराओ। अब देखो सारी पार्टीज अब कह रही हैं इलेक्शन 90 डेज में होनी चाहिए। अब उन्होंने मुशावरत की है, वो कहते हैं प्रेसिडेंट से मैं मिलना नहीं चाहता। और भाईजान आप अमेरिकन एम्बेसडर से मिल सकते हैं, क्या वो मेरा चाचा लगता है आप उससे मिलते हैं? Your duty is to meet the president of Pakistan, not the American ambassador. ठीक, That is what the whole thing is. हाँ उससे मिलेंगे, क्या उसने इलेक्शन कराने? वो तो यही आपको एक भाषण देंगे, हाँ जी अच्छे होने चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए, और बाद में हमारे लीडरशिप की वो टांगे काटते हैं ये लोग। अच्छा, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, नवीद चौधरी साहब आप मेरी रहनुमाई कर दें कि तमाम सियासी जमातें 90 दिन पर इत्तफाक तो नहीं हुआ, सेंसस पर इत्तफाक हुआ है और उसके तहत हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे, और इलेक्शन कमीशन ने जो उनके रहनुमा हैं उनको भी तलब कर लिया इस पर मशावरत के लिए। आप क्या देख रहे हैं? असल में सारी पार्टियों ने 2-2, 3-3 बंदे इस काम के लिए रखे हुए हैं कि वो कहें जी हम तो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में हॉक्स नहीं जी, उनके दिल में कहीं ना कहीं ये खौफ बैठा हुआ है कि ये प्रोलॉन्ग ना कर जाए निगरान सेटअप, ये है उसकी बुनियाद। बाकी कोई सारी बातें, जब सारी पार्टियां मौजूद थीं, जब मुश्तरका मफाद कौंसिल का इजलास हुआ है तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, कोई इसमें ढकी छुपी बात किया है, उनके ज़िला ने वोट दिया है। अब जो मर्जी कोई कहे उनका लीडर उठ के, यहाँ से नून लीग से मुसद्दक मलिक कहे, कोई भी कहे, वो एक बात है। बहरहाल चलें, अब मामला ये है कि इलेक्शन का तनाज़ा इसलिए बन गया कि सबसे पहले जो
तहरीक अदम एतमाद के बाद जो प्लानिंग हुई, जो लीक हुई, जिसके हवाले से खबरें हैं, वो ये था कि आप असेंबलियाँ तोड़ें, हम इनका पेट फाड़ कर इलेक्शन ले लेंगे। ये किसी शख्सियत ने कहा था, मैं आप उनको यहाँ कोट नहीं कर सकता, लेकिन ये हुआ और ये ज़ुबान से ध्यान पर है कि कौन सी एक रिटायर्ड शख्सियत थी वो। तो उसके लिए एक प्लान बना, जब प्लान बनता है फिर काउंटर प्लान बनता है। अच्छा, अब ताज़ा सूरत हाल क्या है, उस पर आ जाते हैं। ताज़ा सूरत हाल ये है कि अलवी साहब जो हैं, मुझे लगता है, अब तो मुझे शक यकीन में बदलता जा रहा है कि वो भी डबल गेम कर रहे हैं। जिस वक्त पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन कर रही थी कि इलेक्शन की तारीख देना खालिस्तन इख्तियार होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, शेड्यूल तो खैर पहले भी वही देता, तो उस वक्त आप सोए हुए थे, आपने कुछ भी नहीं किया। अभी चंद दिन हुए हैं कि पहले आप कह रहे हैं जी कि 2 बिल थे वो मैं साइन नहीं कर सका, मेरा अमला मुझे डाज करा गया, वो साबित भी नहीं हो सका डाज कैसे कराया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगले दिन मामला ये होगा कि वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब तशरीफ़ ले हैं। भाई बात ये है कि पहले ये बताएं कि आपकी इस कार्रवाई से पहले ये खबर लीक कैसे हो गई। मेन स्ट्रीम अखबारात के अंदर ये खबर शाया हो गई, चैनलों पर चल गई कि प्रेसिडेंट अलवी इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हैं ताकि आईनी बुरान मजीद गहरा हो। तो ये आपने खुद तो नहीं लीक की, माजरत के साथ, अभी आप होते पे बैठे हुए आईनी पर, ये देखें बात आ गई थी सामने कि आप ये करने जा रहे हैं और मकसद क्या है, और मकसद था भी क्या, वो बड़ा क्लियर है। अब जब रिटर्न एजेंडा जाता सामने, वैसे तो ज़ाहिर है सदर एक अथॉरिटी है, उसको जो बुलाया गया आईनी इदारा वो है और आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन जब आप एक रिटर्न एजेंडे के तहत बुलाएंगे तो फिर उन्होंने जवाब देना है उसका। उन्होंने रिटर्न एजेंडे के तहत बुलाया कि आओ अब मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, वो भी पता उनको भी है सब कुछ, मैं पाबंद हूँ और उसके लिए आप आ जाएं। अच्छा, उन्होंने आगे से जवाब लिख दिया, उन्होंने कहा जी आइन की फ़लाँ शिक को फ़लाँ के साथ मिला के पढ़ लें, तो आइनी तौर पर भी आप फारग हैं, ये तो मैंने डेट देनी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और अगर कानून की बात करें तो वो लेजिस्लेशन भी हो चुकी है, उस पर ये खामोश रहे। अब क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि एक समरी बनाई और वो भेज दी वजारत कानून को। हम ये तो कर रहे थे 2 दिन पहले तक, जब ये मामला सामने आया कि जैसे ही ये स्टेप लेंगे उसके साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेज देंगे। सर, अब वजारत कानून क्या करेगी? अब वजारत कानून ने क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई भाम तो है ही। इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा मामला जी, नहीं बिल्कुल, वो वजारत कानून जो है उसने जो करना है उसमें वहाँ कौन सा कोई वो आबू जुबैरी बैठे हुए हैं, वहाँ लतीफ़ खोसा एतजाज़ हसन बैठे हुए हैं, तो वो तो सदर जो हैं वो तो उनको पता है कि वजारत कानून से क्या जवाब आना है। तो उन्होंने कहा भाई अब ये वही बात है, ट्वीट के एंड में जो थी ना जो वाली, उन 2 बिल गायब हुए थे, कानून तो बन चुका है, मैं उनसे मातरत चाहता हूँ जो इससे मुतासर होंगे। सर, सदर साहब के NRO 2 वाला मामला भी जो है ना वो भी काबिल ज़िक्र है, लेकिन उसको किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। जावेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चले जाना चाहिए था? लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं ना कि ना जाना जो है वो ठीक बात नहीं है, तो आपको क्या लगता है, जाना चाहिए? जाना चाहिए था। वो पाकिस्तान के सदर हैं, वो कोई अफ्रीका के किसी मुल्क के सदर नहीं है। मिलने से रंजिशें कम होनी थी, अखलाकी तौर पर भी मैं समझता हूँ कि उनके पास एक जवाज़ था, और बैठ के क्या डिस्कशन होनी थी, यही बात होनी थी ना कि इलेक्शन की एमिकेबली कोई डेट डिसाइड कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा डिलिमिटेशन वाले मामले को उठाया जाना था, अगरचे वो आइनी तौर पे लिमिटेशन नहीं है, आइन सुप्रीम है, जो 90 डेज़ का इलेक्शन है वो सुप्रीम है, मगर मैं समझता हूँ बैठ के मसाइल का हल निकाला जाता है, ना कि एक दूसरे पर तीर चलाकर आप मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। और इसीलिए आज 1.5 साल में जो हमने आइन कानून के नाम पर अपनी सियासत चमकाई है, उसका नुकसान क्या हुआ? आइन और कानून साइड पे चला गया और मुल्क और कौम की तबाही हो गई। हमें एहसास करना चाहिए इस कौम का कि आपने पहले PTI चेयरमैन ने किया आइन के साथ खिलवाड़, जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आई, आइन को अपनी ज़ुबान में मैनिपुलेट करके लंबा करते गए और उसका नुकसान हुआ। फिर आपने इलेक्शन ना करवा के इलेक्शन किए, फिर 90 डेज़ जो 2 असम्बलियों को फिर नुकसान किया। अब एक नया जो कल मैं बात कर रहा था, कटा खोल दिया। देखो, जो आपके मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं, उन्होंने तो आज स्टेटमेंट दे दी है, अभी पता नहीं वो समरी का जवाब उधर से आइनी तौर पे आना है कि नहीं आना। उन्होंने कह दिया हमने तो इलेक्शन कमीशन की माननी है। और भाई जो आइन का आर्टिकल 48(5) कह रहा है, वो तो उसमें तो बड़ी स्ट्रेट 3 बातें हैं जो सदर के पास हैं। नंबर 1, वो असम्बली डिज़ोल्व जब होगी तो उसको सदर साहब की कॉन्सेंट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
आपने केयर टेकर सेटअप है, और तीसरा आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। ये सदर का प्रोगेटिव है। अब आप एक तब सदर का प्रोगेटिव है जब तक सदर असेंबली तहलील कर रहा है। ठहर जन्ने, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहीं नहीं लिखा, वो आइन में नहीं लिखा, वो इलेक्शन कमीशन के कहने से तो कुछ नहीं होना ना। बात जो आइन में लिखा वही बात होनी है। अब वो सहारा ले रहा है एक्ट का, लेकिन देखो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को सुपरसीड कर सकता है, क्योंकि जो आपकी जो मदर कानून है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जिस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को आप अपनी ख्वाहिशात के ताबे करेंगे तो फिर यही हाल होता है ना, हर मर्जी से। साहब, आप जिसको ख्वाहिश कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अच्छा मुझे बताएं, आइन के तहत भाई मुलाकात करके इस मसले का हल निकालने में क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन ये देखें, जो मुनीज़े बात कर रही है ना, उसको हमने स्टडी करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका कि वो कहते हैं सर जी डिलिमिटेशन वाला मामला भी नहीं, सुन लेना इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें कि सेक्शन 57 of the Elections Act 2017 has been amended, which means the Election Commission has more powers. और सर amended वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2/3 से होती है। नहीं, वो उन्होंने बता दिया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपको बताया कि 48(5) कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड नहीं कर सकता। 58(2) से मिलाकर पढ़े तो ये रिजल्ट निकलता है। जितना मर्जी आप पढ़ लें, कहीं भी नहीं मेंशन इस बात का कि इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन मादर पिदर आजाद है, जो मर्जी करे। वजारत कानून बता देगी, वजारत कानून ने तो बता दिया। बात ये नहीं है, बात असल ये है कि हमने इस मुल्क में जो आइन और कानून के नाम पर अपनी शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, बस अवाम से भाग रहे हैं। और उसका हाल बड़ा सिंपल है, हाल देख लिया मैंने। आज से 1.5 साल पहले भी यही बात की थी कि जब आप कानून और आइन से एक दफा निकल आए ना, तो फिर उसके बाद आपकी रियासत की रिट इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगी। आज वही बात है ना, अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भी यही बात कर रहा है कि आप अपने अंदरूनी मामलात पहले देखो, उनको दुरुस्त करो। बात यह है कि जब दुनिया आपका तमाशा देख रही है कि इस मुल्क में आइन और कानून के साथ क्या हो रहा है, तो आप मैं जितनी मर्जी लीगल चीजें बताते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है स्टेबिलिटी से। क्या इस मुल्क में स्टेबिलिटी है? आपने पीटीआई को आउट किया, क्या मुल्क में आप स्टेबिलिटी ले आए? आपने पीटीआई चेयरमैन को अंदर कर दिया, क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आ गई? नहीं, स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन जावेद, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब मुल्क के अंदर कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। इफ आई मे, ये जो बात अभी की है, तो फिर देखें ना, इलेक्शन कमीशन भी एक लीगल बात कर रही है और ये जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट वो भी कर रहे हैं। अब लॉ मिनिस्ट्री डिसाइड, सर लॉ मिनिस्ट्री का जवाब पहले ही आ गया, फैसला अब जाना है सुप्रीम कोर्ट में। वो फिर एक नया अभी वज़ारत कानून का इस पर मौक़िफ़ सामने आ गया, मुर्तज़ा सुलंगी साहब का मौक़िफ़ आ चुका है। तो लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट देन तहरीरी तौर पर अपनी राय देगी। तहरीरी तौर पर ये हुक्म जब सामने आएगा तो फिर उसके बाद देखते हैं कि इस सूरत हाल किधर जाती है। हम अभी ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और तोशाखाना केस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी है, लेकिन कल जो बयानात सामने आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आज कोई अजीब सा कुछ अचानक सा फैसला सामने आएगा जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फैसला उसके कुछ बरअक्स आ गया है। तो मैं चाहती हूँ नवी चौधरी साहब आप बताएं कि ये रातों रात क्या हुआ है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में भी मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट अलवी का जो पैटर्न है वही अपनाया गया है। पहले आप तवक्कुआत बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपने चंद यूट्यूबर्स को बुलाकर कहा, फादर चीफ जस्टिस ने पीटीआई के यूट्यूबर्स को, कि जाते जाते मैं बड़े फैसले दूंगा। भाई पोजीशन पे तो देखनी है, कैसे देंगे, कानून के मुताबिक देंगे, अमल दरामद कैसे कराएंगे, ऐसे फैसले दे देंगे। अच्छा, फिर इन्होंने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो था उसको कालादम करार दे दिया, तो बड़ी तालियां बजाई गई कि लो जी इन एक्शन। फिर एकदम ये केस लगा लिया, यानी कि ये भी अदालती तारीख की एक अनोखी मिसाल है कि हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है और ऊपर सुप्रीम कोर्ट निगरान जज बन के बैठी है। और कल तक ये था कि रात तक हम बैठेंगे और आपने फैसला करना है। आज वो
चेयरमैन पीटीआई की बहनें भी बेचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इस तोको के आज कुछ ना कुछ करके जाएंगे। उधर आलम ये था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाज शुरू हुई तो ये मामला वैसे सिंपल है, इसकी कानूनी मैं आपको अगर पहलू बताऊं बतौर तालिब इल्म, जितनी सज़ा हुई है ना उनको, ये जब अपील में आप जाते हैं तो ये मुअत्तल हो जाती है हतमी फैसले तक। ये कोई इतना बड़ा कहना चाहिए मामला नहीं था कि जिसको उछाला जाता, लेकिन जो ओवर डूइंग की गई, जुडिशलिज्म दिखाया गया, उसका नतीजा क्या निकला कि आज फादल चीफ जस्टिस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको भी ये कहना पड़ा कि मैं तो सैंडविच बन गया हूँ बिटवीन ट्रायल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नेगेटिव रिमार्क्स हैं, ये इसको आप ऐसे ना समझें कि वो को अपनी बेबसी का आधार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट करिए, ये करो। अब ट्रायल कोर्ट ने जो किया है उसमें प्रोसीजरल गलतियां अगर आप गिन लें, देखें 40 समातों में एक बंदा जा ही नहीं रहा, आखिरी टाइम पे कहता है जी वकील वहाँ पर है, अब उसका मुंशी हुआ हो गया, अब गवाह। आज खोसा साहब ने जो दलाइल दिए हैं उनमें भी कोई वजन नहीं था। कहते हैं हक दिफा नहीं दिया गया, जब जाना ही नहीं है तो हक दिफा कहाँ से मिलना है, फैसला तो होना ना। अच्छा, उसके बाद खोसा साहब जो है दलाइल देते रहे हैं, परसों वो कह रहे थे कि अभी आप इसी वक्त सजा मुअत्तल करें, बल्कि कल अदम करार दें, और अदालत में गर्मा गर्मी का माहौल, पीटीआई के बुकला, शोर मचा हुआ, कोहराम बरपा। आज आलम ये था कि वो भी ठंडे पड़े हुए थे। ख्वाजा हारिस साहब का क्या बना? ख्वाजा हारिस साहब, मेरा जाती ख्याल ये है कि उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि इसीलिए तलब कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फंड्स वगैरह नहीं, तो पहले भी चंदे पर ही हैं, तो पहले से दे रहे हैं, पहले से तो उन्होंने कभी मेरा मतलब नाश्ता नहीं किया। अब मामला ये है कि केस को इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए थी। आज हुआ क्या, परसों फिर जो कल सुप्रीम कोर्ट ने किया वो भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया था। जब ये केस लगा तो इलेक्शन कमीशन का वकील वहाँ मौजूद नहीं था, किसी और केस के लिए अमजद परवेज साहब वहाँ मौजूद थे, उनको बुला लिया। पहले भी ऐसे हुआ है, एक मौके पर अली जफर साहब को बुला लिया गया था, वो हालांकि फ्रीक नहीं थे, केस में बड़ी लहदे उसमें हुई थी, लेकिन सुनता कौन है। आज क्या हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ने जवाबी तैयारी की, उन्होंने कहा कि चूंकि हमें भी बुलाया जाएगा, वो तो जय साहब तो बैठे हुए हैं तैयार 3 रुकनी बेंच, तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो भी फैसला होगा उसके बाद वहाँ जाना है, तो हम भी चलते हैं। तो सुबह उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी अपनी कि हमारे वकला होंगे जनाब इरफान कादर और जनाब अशतर उसाफ एडवोकेट। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और जाते उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगी हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ है, वो अदालत ही नहीं लगी। पता लगा एक जज साहब लाहौर आ गए हैं, अच्छा। बेंच वो चला गया उठ के, फिर वो अगले हफ्ते पे ले गए। अल्लाह जाने पीर है कि मंगल है या बुध है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एक अजीब सी बात है कि जब वो उनके बाकायदा वकला आए हैं तो फिर ये बेंच उठ गया। तो ये सूरत हाल एक खाम खा की हाई बनाई गई। हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, ये जो शॉर्ट सेंटेंस होती है, जब अपील में जाते हैं, अपील जब आपकी तो आपको रिलीफ मिल जाता है, एडमिट हो जाती है, ठीक, उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है। ये मामला इतना ज्यादा उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, हाँ। मेरे ख्याल में। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है, जावेद साहब आपने वो मौक़िफ़ देखा है? देखिए, उस मौक़िफ़ का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि ये तमाम मौक़िफ़ पोलिटिसाइज हैं, ये हुकूमती नुमाइंदे हैं, 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, एक हुकूमत की बात करता है और एक उसके मुखालफात करता है। ये ही डायलेमा है, कोई सच्ची बात हो ही नहीं रही। हकीकत ये है जो चौधरी साहब ने बात की है कि ये कोई केस इतना केस ही नहीं है, ये मैक्सिमम एक हेयरिंग का केस है और ये ख़त्म हो जानी थी, क्योंकि इसमें 3-4 मेजर चीज़ें हैं कि एक तो टाइम ओवरलैप है, दूसरा इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो मजाज ही नहीं है इस केस को तैयार करने में। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये है कि जो दिलावर अब्बास साहब ने जो गवाहान की जो हम बात कर, जो आप पहले भी बात कर रही थी, उनको सुने बगैर जल्दी में फैसला किया और निकल गए। सुप्रीम कोर्ट की कल क्या गलती है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। अगर जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला ना आ जाता उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि उनको इस केस को सुनना ही नहीं चाहिए था, और रिमार्क्स तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने ये करके और आज फिर मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी गलती का अदराक किया है, इसलिए अगले हफ्ते पे ले गए ताकि इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं समझता हूँ 1 या 2 पेशी में इसका फैसला हो जाएगा। इस केस में है ही कुछ नहीं है। बुनियादी तौर पे देखना यह है कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त पॉलिटिकल डिवीज़न है, जो हम पहली में बात कर रहे थे, उसके असरात अब अदारों को भी तकसीम करते जा रहे हैं। तो इदारों को तो न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मरियम नवाज शरीफ की भी आज ट्वीट आ गई है, मतलब PMLN ने अब दोबारा चीफ जस्टिस को टारगेट करना शुरू कर दिया है।
सो ये इस मुल्क का डायलेमा बन गया है कि आज हमें अपनी मर्जी का आइन चाहिए, हमें अपनी मर्जी की अदालतें चाहिए, हमें अपनी मर्जी के फैसले चाहिए, हमें अपनी मर्जी की फौज चाहिए, हमें अपनी मर्जी का कानून चाहिए, और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक हमें हुकूमत भी दो। और ये हम कौन है? कोई भी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मैं कह रहा, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये इस मुल्क का डायलेमा बन गया। इसलिए तो आज हमारा ये हशर हुआ है कि दुनिया में आप कहीं हम किसी खाते में नहीं है कि आप, बड़ी सिंपल सी एक मिसाल है, 1970 में पाकिस्तान स्पार्को जो एयर स्पेस वाली है आपकी, वो पूरे एशिया में नंबर 1 थी, टॉप पे थी, और आज देख लो आप किधर खड़े हो और आपके हमसाए किधर खड़े हैं। ये आपका मुल्क पीछे जाने की बजाय नीचे चला गया है। उसकी मेन वजह क्या है कि इस मुल्क में अब ना कोई रूल ऑफ लॉ रह गया, ना कोई आइन को पढ़ने या समझने या उस पर अमल करने वाले। तो मुझे बताएं, दुनिया की कोई एक मुझे जमहूरियत का नाम बता दें जहां इलेक्शन की डेट्स पे लड़ाइयाँ होती हों, इलेक्शन करवाने कि नहीं करवाने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाए। अमेरिका में सबको पता है, जहां रिटन आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कि फलां डेट को ओथ होना है, फलां डेट को सदर ने इलेक्ट होना है, फलां डेट को इलेक्शन होने है। इसी तरह इंग्लैंड में क्या है, जहां रिटन कानून नहीं है, हर चीज तय। हमारी लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही। अगर हमारी लड़ाइयों से हम निकलेंगे तो आगे मुल्क और कौम का सोचेंगे। जाती वफादात की सियासत होती आ रही है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो गई फेस कर लिया जाता तो फिर उसके बाद ये जो इतने बहरान पैदा हुए, असेंबलियां तहलील कर दी, इलेक्शन करवाने के लिए, तो फिर इसमें तो फिर पाकिस्तान ही डूबेगा ना, अगर ये जिद और अना प्रिवेल और कितना आपने डुबोना। ठीक है, मैं पीजे सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो आ जाता है, जो कि अभी हम जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हक में आता है तो क्या सिचुएशन होती है, और अगर हक में नहीं आता तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? देखें, जो जावेद ने भी बात की है ना, ये इन्होंने बात कर दी है आइसिंग ऑन द केक। मैं केक के नीचे की बात करता हूँ। आप हमारी इस खत्ते की हिस्ट्री देख लें, जब मुगल्स आपस में लड़े हैं तो उनका एम्पायर चला गया। रंजीत सिंह के अंदर आपका जो लॉन्गेस्ट सर्विंग आपका यहाँ रूलर था, उसके बाद शहबाज शरीफ बीट हिम टू इट। अब द क्वेश्चन इज़ कि जब आपकी इंटरनल बिकरिंग इतनी होगी तो आपका जो बाहर का बंदा होता है वो उसका फ़ायदा उठा लेता है। फिर इसे डिवाइड एंड रूल कहते हैं। नहीं जी, डिवाइड एंड रूल करें आप खुद ही उसको, यू नो, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी इन पावर पाकिस्तान के अंदर, और यही वजह है कि हम इतफाक़ एक दूसरे से नहीं करते और ये लकूनास पर लगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, ये कोर्ट क्या करेगा, मेरी अपनी राय, उसकी अपनी राय, मैं जज भी हूँ, जूरी भी हूँ, हर चीज़। तो यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ते। हमने इस चीज़ को, नुक्ते को बहुत गहरी डिबेट के अंदर लेके आना है कि ये वजह क्या है। आज जब हम बात करते हैं, आपने तोशा खाना का जिक्र किया, किस लीडर ने गिफ्ट्स नहीं लिए, किस लीडर ने गिफ्ट्स या बेची या लोगों को नहीं दी हैं। आई एम अ विटनेस कि 74 के अंदर जब इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस आ रही हुई थी तो शाह फैसल की घड़ियाँ उनको सबको दी, लोगों ने कईयों ने बेच दी, कईयों ने गिफ्ट कर दी, ये कर दिया, फ़ाइन, वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। अब हमने वो कहते हैं ना, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल कर दिया। कैबिनेट डिवीजन ने उसको एनालाइज करती है, आप उनको पकड़ें कि इसकी एनालिसिस या उसकी जो वैल्यू है सही लगाई नहीं लगाई। शौकत अजीज़ के ज़माने में एक परसेंटेज लगी थी इसकी गिफ्ट्स के ऊपर। इनफैक्ट आई वाज इन द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस एट दैट टाइम जिस वक्त ये बात चल रही। उसके बाद जब ये आए इमरान आए, इन्होंने 50% कर दिया उसका। चलो, वेरी गुड। द क्वेश्चन इज़, आप एक चीज़ को सेट कर दो फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आपने अपने आप को एम्बेरस कर दिया। वो शहजादा भी कहेगा, यार मैं इस मुल्क को पता नहीं मैं क्या दे के आ गया, उनमें मेरी घड़ी से पूरा पाकिस्तान हिल गया। तो हमने अपने आप को भी कुछ बचाना है। ये आप ज़रूर इंक्वायरी करो, ज़रूर उसकी इरेगुलरिटी पे जाओ, अगर कहीं हुई है पकड़ो। लेकिन हमने, वो कहते हैं ना, डर्टी लिनन, हमने खुद आगे कर दिया। आज हम कहाँ बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वेट कर रही है, हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का वेट कर रही है। हमने मजाक, ट्रायल कोर्ट का जज लंदन, वो लंदन में आगे वापस चलो, ठीक है, बर्दे मैदान है, ठीक है बच्चे, चले ठीक है। द क्वेश्चन इज, ये हमारा मजाक बन गया। इट डजंट मैटर। अब आप क्या करोगे कि वो जो पुरानी गिफ्ट्स है उनका निकालोगे? मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ का जब ये ट्रायल कर रहे थे, वो कह रहे थे फिर बाकियों को भी ट्रायल करो ना, जनरल यूब का करो, जनरल ज़िया का करो, फिर इनका भी करो। तो क्वेश्चन है, आप कहाँ तक जाओगे? आप अपने आप को रीराइट करो, खुदा के लिए थोड़ा सा सब्र करो।
और ये जो अभी मुनीज़ ने पहले बात की है, ये महंगाई शंगाई की, इस पर हम करेंगे, लेकिन इस पे गौर ज़्यादा करो। ये चीज़ें जो हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अवाम महंगाई पर अब कर लेते हैं बात, लेकिन बात यही है घड़ी तो अच्छी थी, के बाद वक्त बुरा शुरू हो गया। हम ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे महंगाई पर और मुआशी बहरान पर। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली है, महंगाई का एक नया अजाब आने के लिए तैयार है। क्या देख रहे हैं पीजे सर? ये इस वक्त हम बड़ी एक क्राइसिस के अंदर हैं, और कम से कम मैं तो यही कहूँगा सारी लीडरशिप को कि आप अपने सिर जोड़ें, और ये जो हमारी इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है इनके साथ आप बैठ के इनको गाइड करें, या जो भी करें, वेदर इट इज़ PTI, PMLN या PPP। देखो ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। यहाँ महंगाई आपने जिक्र किया है, 15,000 वाला तो बिजली का बिल नहीं दे सकता, जो हमने पहले बात की। द क्वेश्चन इज़ कि ये कब तक हम इस तरह सर्वाइवल पे हैं, हम एग्जिस्टेंस पे हैं, लिविंग पे नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। और ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये ओवरऑल ब्लेम है हमारे अपने माइंडसेट का, जो हमने पहले बात की है। क्योंकि मैंने करना है, हमने नहीं करना। हमारे अंदर हम नहीं है, हमारे अंदर मैं। इसको थोड़ा सा ख़त्म कर दो, हमारे सब मसले ठीक हो सकते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बना सकते हैं तो कांट वी डू दिस? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट, बट द ओनली थिंग इज़ कि मैंने उसको फिर गंदा करना है। हम ये अपनी लीडरशिप को यहाँ मुनीज़े, हम अपनी लीडरशिप को ट्रम्पटिंग के साथ लेके आते हैं, वाह 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 वाह, और जब निकालते हैं उसको हूटिंग के साथ निकालते हैं, और उससे गंदा आदमी है कोई नहीं। हमने हर प्राइम मिनिस्टर के साथ ये किया है, एंड दिस इज़ नो न्यूज़। सो द क्वेश्चन इज़ कि इनफ इज़ इनफ। थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। ये बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, ये क्या करेंगे मुझे बताओ। मेरे पास लोग आते हैं यहाँ कि जी 25, 30, 40 हज़ार पे हम गुजारा नहीं कर सकते, बिजली के बिल इतने, वालिद साहब ने मेरी बहन भाई और बाकियों का फीस देनी है, फीसें आप कम नहीं करते। आप कहते हैं जी हाँ मुल्क का लिए हम करें। अगर तो इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है, टू योर क्वेश्चन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट कट डाउन ऑन द फीस। ये फीस जब तक कम नहीं करोगे, आपका हर आदमी करप्शन करेगा, और वो मजबूरी से करप्शन करेगा। सर ये भी तो कार्टल्स है ना? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और अब क्या हुआ है, आपके बिल्स फाड़ने शुरू कर दिए। ये इमरान ने भी किया था ना, बिल ना दो फाड़ दो, आज वही रेपुटेशन हो रही है। कहानी वही है, सिर्फ ऑप्टिक्स आपके चेंज हो जाते हैं। तो हमने ऑप्टिक्स को ठीक करना है। इट डजंट मैटर वेदर इट इज A, B और C। हमने, वो कहते हैं ना कायद आज़म के चीन पे, खुदा के लिए यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन पे काम करो। नवीद साहब, इस तरह तो रेवोल्यूशन आती है जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। आप देखें गुजर खान में बिल फाड़ दिए, और इसके अलावा रावला कोर्ट में शहरियों ने एहतजाज किया, बिल फाड़ दिए, और यही जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, ये तो फिर इनकलाब ही आता है इसके बाद। जी ये ज़ाहिर है बहुत सीरियस थ्रेट बन जाता है, क्योंकि जब लोगों का पेट काटना शुरू कर दें तो उसके बाद क्या रह जाएगा बाकी। बिजली के बिल जो हैं वो बम शेल की तरह से घरों में गिर रहे हैं, और अच्छे खासे माकूल आमदनी वाले लोग जो हैं चीख रहे हैं। कार्टन तो फिर भी फ़ायदे में हैं, उनको हर जगह सब्सिडी है। अब जो दरमियाने दर्जे के कारोबारी लोग हैं, जिनके कारोबारी मराकज़ में या दुकानों में 15-15, 20-20 लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, और मुनासिब और माकूल रोज़गार लगा हुआ है, बिजली का बिल उनको इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो सस्टेन करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने भी तो घर चलाना ना, अपना कारोबार भी चलाना, और मुलाजमीन को भी देने देना। मामला ये है कि जिस वक्त ये निगरान सेटअप आया, तो इसकी जो ओरिएंटेशन फौरी तौर पर हमें समझ में आई वो ये थी कि ये मुआशी उमूर को देखेगा। लेकिन अब ये साबित हो रहा है कि वो जो IMF से ट्रेंड लोग होते हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं, उनका तो मिजाज ही वही, शायद कोई मिस्री मॉडल है, रजा बाकर टाइप। वो तो जहाँ नहीं चल सकता किसी सूरत भी। लोग तो चीख रहे हैं, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अभी तक मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, डॉलर की स्मगलिंग भी नहीं रुक रही। लोगों ने घरों में भी डॉलर रख लिया है। इससे पहले आपने देखा कि बैंक भी डॉलरों की मैनिपुलेशन में मुलवस रहे हैं। तो ये सूरत हाल कैसे कंट्रोल होगी? बिजली महंगी हो रही है, आप सनतकार चीख रहे हैं बड़े बड़े, पहले 5 रुपए, अब 3 रुपए कुछ पेशकश। अब तो कार्टल्स भी चीखना शुरू हो गए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया एक। दूसरा ये है कि जब डॉलर महंगा हो गया तो खाम माल तो बाहर से मंगवाना ना आपने, वो इशू आ गया, डॉलर कहाँ से अवेलेबल होगा आपको, ये इशू आ गया। अब उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि आप IPP से मुज़ाकरात करें और उन्हें के लोकल करेंसी के अंदर
आप हमारे साथ डील कर लें, कोई ना कोई एक सजेशन ही है ना। लेकिन देखिए सजेशन तो बहुत सारी होती हैं, सीमित वादे करें। अर्जेंटाइन में चली गई 100% से ऊपर इन्फ्लेशन, उन्होंने पूरी मशीद की डॉलराइजेशन कर दी, रिजल्ट क्या निकलता भी हम देखेंगे। तुर्की में 65% पे गई थी, लेकिन वो अपने इकदाम से उनको कंट्रोल करके ले आए। उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर दी कि मामला समझने शुरू हो गए। सही। आपके आपके पास क्या मामला नहीं है, क्या है, ये आपको पता है। देखना यह है कि मॉडल क्या है, पॉलिसी क्या है। बड़े सोच से कहना पड़ता है कि जो केयर टेकर सेटअप तक हमारा आया है उसकी तो हमें पॉलिसी की समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बात तय है कि अगर वो IMF की पॉलिसियों को अमल दरामद तो आपने करना है, वादे में आपने रहना है। लेकिन अगर मनोन लेके चलेंगे तो आप नहीं बच सकते, गर्दशी करता फिर बढ़ता जाएगा। वो कहते हैं कम करो, तो आपसे तो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। इसका रिजल्ट जो है वो फिर यकीनन अवामी बेचैनी की सूरत में निकलेगा। सही। और फिर उसके बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत संगीन भी हो सकता है। मैं इनकलाब के अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करता। आज़ाद कश्मीर में भी मस्जिदों में ऐलानात हो गए। जी बहुत ज़ाहिर है, लोग चीखेंगे ना, हर बंदा चीख रहा है, इसमें तो कोई चौधरी साहब आपके पास $1 बिलियन बिजनेस इधर पड़ा है, आप UAE का मॉडल उठा के पाकिस्तान लगा दो, वो रेत के अंदर वो कौम बनी है, रेत के अंदर खजूर और मछली खा के। आप मुझे बताओ मैनेजमेंट है कि नहीं उधर? हमारे पास जिस तरह वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कहते हैं हर किस्म का मौसम है, हर किस्म की ट्रेन है, हर किस्म की चीज मौजूद है। एंड लुक एट अस सर, वार्म वाटर्स एंड व्हाट एल्स, व्हाट अ फेलियर वी आर। जावेद साहब, आप जिस तरह नवीद साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो फिर उसके बाद तो इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, और जब इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो फिर इस मुल्क का पहिया कैसे चलेगा? यही तो वो लोग हैं जो मुल्क चला रहे हैं। देखो, पहिया तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। बुनियादी तौर पे अगर आप फिगर उठाकर देखें तो आपकी जो लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो -10% पे जा चुकी है। आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो माइनस में है, हर चीज़ आपकी माइनस में जा रही है, क्योंकि GDP ग्रोथ आपकी 1% से ऊपर जा नहीं रही है। जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है ना, वो अलार्मिंग चीज़ मुनीज़े ये कौम है। अच्छा। जो 28 या 30 करोड़ है, या अगर मैं 24 या 25 करोड़ भी ले लूँ, हमें ये बात समझनी है कि इस कौम को रोज़गार सिर्फ इंडस्ट्री देगी, और इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है। जो आपको एवरेज एक साल तकरीबन 1 करोड़ नौकरी चाहिए, अब जॉब क्रिएशन हो नहीं रही। जब जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो ये कौम क्या बनेगी? बॉम्बशेल, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हो। अगर हालात को काबू ना किया गया, हमने ये मुनाफकत, झूठ और ख्वाहिशात की सियासत से जान ना छुड़ाई, और मुल्क के निज़ाम जिसको हमने जंग आलूद कर दिया, अगर इसको दोबारा सेट ना किया तो यकीन रखो कि ये आज या कल काम होना है। आप फिर ये 28-30 करोड़ कौम को रोक नहीं सकोगे जब उसके घर का चूल्हा बंद होगा, क्योंकि अशराफिया को तो फ़र्क नहीं पड़ना, उसका तो गुजारा हो रहा है और वो होता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जो फैसले साज लोग हैं उन पे तो ये चीज़ें असर ही नहीं करती थी ना। आज पाकिस्तान का हाल ये है कि आपका कोई अदारा काम नहीं कर रहा, आपके ब्यूरोक्रेट्स कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे थे बिजली के हवाले से। क्यों नहीं बना सकते? इसलिए कि उनको एक पॉलिटिशियन चाहिए पोस्टिंग के लिए, उनकी पोस्टिंग मरहूने मिन्नत है। आपके निज़ाम ख़त्म हो चुका है इस मुल्क का। अब हमें कोई फिक्र नहीं है, आज हम इसी खिलवाड़ में फंसे हुए हैं कि इलेक्शन करवाने के नहीं करवाने। हमारी तो प्रायोरिटीज ही सेट नहीं है इस मुल्क की, तो दुरुस्तगी कहां से होनी है? आपस में इंटररिलेटेड है ना, सियासी इस्तेहकाम, हर देखो, वो इस्तेहकाम तो तब आएगा जब हम अपनी प्रायोरिटी रीसेट करेंगे। हम तो अभी तक तो मुनाफिकाना रवैयों से नहीं निकल रहा है। इस्तेहकाम पार्टी तो बन गई है, वो तो अदम इस्तेहकाम पार्टी है, वो तो अदम उसके बेचारों के वो सारे क्या है, सरमाएदार है ना, और उसमें क्या है? इसलिए तो ना उनका तो कोई नजरिया है, तो गरीब आदमी है पाकिस्तान में कोई, मगर इसलिए तो आपकी पॉलिटिक्स एक बिजनेस बन गई है। ये डायलेमा है आपके पाकिस्तान के निज़ाम का कि इस पॉलिटिकल सिस्टम ने या पूरे निज़ाम ने, रियासत ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि जहां एक्चुअल बिजनेस आपका पॉलिटिक्स बन गई है। उसका नतीजा ये निकला है कि आप आवाम से दूर हो गए। आपको अब आवाम से कंसर्न नहीं है। वोट के लिए आपको भी पता है हमें आवाम से कनेक्शन रखने की बजाय किसी और तरफ 4 नंबर गेट की तरफ देखना पड़ता है कि भाई हमने इलेक्शन जीतना है कि नहीं जीतना। अवाम से जब आपने डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर अवाम मरे खपे
हमें क्या परवाह पड़ती है? डॉलर 300 का हो, 400 का हो, महंगाई 38% हो, 50% हो, बिजली का रेट बढ़े ना बढ़े, चीनी आटा महंगा हो सस्ता हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो गरीब आदमी से कंसर्न नहीं रहा। इंडस्ट्री चले ना चले, हमें तो अपना किबला दुरुस्त रखना है कि हमारा किबला 4 नंबर गेट की तरफ है। एक मिनट क्या हम इत्तेदार में आ गए? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका नवीद जावेद साहब, आपका भी, और पीजे मीर सर आपका भी। मसला कि ये बढ़ती महंगाई केयर टेकर सेटअप के लिए कहीं कोई सीरियस थ्रेट ना बन जाए, उससे पहले बेहतर यही है कि इससे किस तरह से निपटना है उसके लिए पॉलिसी साजी की जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाज़त लाने के बाद।